नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विपक्षी दलों की कृषि कानूनों पर तत्काल बहस कराने की मांग को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। निवेशकों में केंद्रीय बजट को लेकर उत्साह। सेंसेक्स आज 50,000 के आंकड़े को पार कर गया। उद्योगपति, अर्थशास्त्री, बैंकिंग और कर विशेषज्ञों ने बजट 2021 को दूरदर्शी तथा सुधारवादी बताया। कोविड प्रबंधन में सहयोग देने के लिए केंद्र की 2 उच्च स्तरीय टीम केरल और महाराष्ट्र जाएंगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.05% हुई। अब तक 39,50,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। और म्यांमार में सेना के सत्ता हथियाने पर अमेरिका ने म्यांमार के खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की चेतावनी दी। दोपहर समाचार में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में आज 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध और लगातार शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा कराने को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। इससे पहले विपक्ष के हंगामे पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे पर वे कल सदन में चर्चा कराएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों के आंदोलन की बात को भी शामिल किया गया है। श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल धन्यवाद प्रस्ताव के लिए होने वाली चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्य किसान आंदोलन के मुद्दे को उठा सकते हैं। I have allowed the leader of the opposition to mention the gist of the notice. So, keeping that in mind, you will be discussing tomorrow. Nobody is going to stop you from discussing these issues. Please, the notices given for 0 hour today, they will be carried forward. They will not lapse. These 0 hour notices will not lapse. They will be carried forward. Now, please. Please, nobody is allowed to speak now. Once the chair has given a decision, please accept that. And tomorrow you will get an opportunity, whatever you want to say, highlight the issues for my community. विपक्षी दलों ने सभापति को कार्यस्थगन के लिए नोटिस देकर किसानों के मुद्दे को हल करने की मांग की थी। विपक्षी दलों में कांग्रेस, डीएमके पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य दलों ने किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर तुरंत सदन में चर्चा कराने की मांग की। विपक्षी दलों का मानना था कि ये मामला राष्ट्रीय महत्व का है और सरकार को इस मामले पर तुरंत चर्चा करानी चाहिए। सभापति ने जब उनकी मांगों को नहीं माना तो वे सदन से वॉकआउट कर गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में कल वित्त वर्ष 2021-22 का डिजिटल बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में आत्मनिर्भर भारत 130 करोड़ भारतीयों के विश्वास की अभिव्यक्ति है, जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूरा भरोसा है। बजट प्रस्ताव से किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत बुनियादी ढांचा, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता व्यक्त होती है। Our manufacturing companies need to become an integral part of global supply chains, possess core competence and cutting-edge technology. To achieve all of the above, PLI schemes to create manufacturing global champions for an Atmanirbhar Bharat have been announced for 13 sectors. For this, the government has committed nearly 1.97 lakh crores over 5 years starting this financial year. This initiative will help bring scale and size in key sectors, create and nurture global champions and provide jobs to our youth. किसानों को समुचित ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने अगले वित्त वर्ष में कृषि ऋणों का लक्ष्य बढ़ाकर 16,50,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। पशुपालन, डेयरी और मछली उद्योग को ऋण प्रदान करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
ग्रामीण ढांचा विकास कोष के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने की भी घोषणा की गई है। कृषि विपणन में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ई-नाम के साथ 1,000 और मंडियों को एकीकृत करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 75 वर्ष से ऊपर आयु के पेंशन पर निर्भर वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax return. वित्त मंत्री ने कहा कि स्वदेश में निर्मित न्यूमोकॉल वैक्सीन को पूरे देश में दिया जाएगा। अब तक इसे केवल 5 राज्यों में दिया जा रहा है। इससे प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं तथा आवश्यकता होने पर अधिक राशि देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। The pneumococcal vaccine, a made-in-India product, is presently limited to only 5 states. It will be rolled out across the country. This will avert more than 50,000 child deaths annually. Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccines in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. वित्त मंत्री ने कहा कि सभी के लिए आवास और किफायती आवास सरकार की प्राथमिकता है। पिछले बजट में किफायती आवास के लिए 1.5 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान था। इस कटौती की बाध्यता को 1 वर्ष यानी 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। We are committed to promote supply of affordable rental housing for migrant workers. For this, I propose to allow tax exemption for notified affordable rental housing projects. प्रवासी मजदूरों के लिए किफायती आवासों की आपूर्ति के लिए अधिसूचित किफायती किराया आवास परियोजना के लिए कर में छूट देने का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 15,000 से अधिक स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। बजट में असम और पश्चिम बंगाल में चाय बागानों में काम करने वालों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कपास पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10% और कच्चे रेशम तथा रेशम धागों पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर 15% किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे स्कूलों और अस्पतालों को चलाने वाले लघु सेवास न्यासों पर वार्षिक 1 करोड़ रुपए की आय तक की छूट मिलती है, जिसे बढ़ाकर अब 5 करोड़ तक करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में तेजी से विकास हुआ है और अब हम मोबाइल तथा चार्जर जैसी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। इस समय सोने और चांदी पर 12.5% सीमा शुल्क लिया जाता है। इसे भी युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव है। नवीकरणीय ऊर्जा की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि घरेलू क्षमता तैयार करने के लिए सोलर सेल और सोलर पैनलों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण योजना का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे ने देश के लिए रेल योजना 2030 तैयार की है। बजट में 3 नई रेलवे परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। बजट में कोच्चि मेट्रो रेलवे फेज 2, चेन्नई मेट्रो, बंगलुरु मेट्रो, नागपुर मेट्रो और नासिक मेट्रो के लिए कई हजार करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का बजट अवसरों का बजट है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि होगी। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बजट आम आदमी के जीवन को और सुगम बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य सेवा पर अभूतपूर्व ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही शोध और नवाचार पर भी जोर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में दक्षिणी राज्यों, पूर्वोत्तर और लद्दाख की आकांक्षाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि तटीय ढांचागत सुधार से मछुआरे सशक्त होंगे।
बजट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आम बजट से उद्योग, निवेश और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में 2 गुना से ज्यादा कर दिया गया है। ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अर्थशास्त्रियों, बैंकिंग और कर विशेषज्ञों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्तावों की सराहना की है। आकाशवाणी से बातचीत में वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राजीव पोद्दार ने कहा है कि ये विकास का बजट है। जो बजट दिया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ही बढ़िया है, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है और इस पे जो उन्होंने स्ट्रेस दिया है हेल्थ वेलबींग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे या इंक्लूसिव बजट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे, ह्यूमन कैपिटल पे, इनोवेशन एंड R&D पे और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट गवर्नेंस पे जो एम्फेसिस दिया है वो बहुत ही तारीफ करने लायक है। बजट हेल्थ केयर पे का बढ़ाया है और उन्होंने बहुत अप्रोप्रिएटली 137% उसका राइज दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बूस्ट आएगी वो बहुत जरूरी थी क्योंकि इससे एसेट्स भी बनेंगे प्लस जीडीपी बढ़ेगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इंक्लूडिंग इन रूरल एरियाज। परिसंघ की पूर्व अध्यक्ष भावना दोषी ने कहा कि बजट में कर व्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित की गई है, कोई कोविड उपकर भी नहीं लगाया गया है। बजट में डायरेक्ट टैक्स के बारे में कुछ ज्यादा टिंकरिंग नहीं हुआ है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है कि इससे टैक्स में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लोगों को सर्टेनिटी रहेगी। जो 75 इयर्स के ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों के लिए एक थोड़ी सुविधा कर दी गई है, उनको टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। टैक्स तो जैसा था वैसा ही है लेकिन रिटर्न फाइल करने में सुविधा कर दी गई है। बाकी कोविड सेस के बारे में सब लोग सोच रहे थे कि आएगा, वो नहीं आया है, तो उससे बहुत लोगों को एक रिलीफ जैसा हो गया कि चलो एक्स्ट्रा टैक्स कुछ आया नहीं है। बजट को संतुलित बताते हुए इंटरनेशनल बिजनेस कमेटी के चेयरमैन दिनेश जोशी ने कहा कि बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम से संबंधित बजट प्रस्तावों से उद्योगों को लाभ मिलेगा। हेल्थ सेक्टर के लिए बेनिफिट दिए हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे बढ़ेगा उसके लिए उन्होंने अच्छे योजनाएं दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बहुत ही बढ़िया जो अनाउंसमेंट किया है। आज हमारा जो रोड सेक्टर है इतना वाइब्रेंट हो गया है और रोड मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया। 8,500 किलोमीटर के उन्होंने रास्ते बनाए। ये रास्ते 8,500 किलोमीटर से 11,000 कैसे बन सकते हैं, ये पूरा इस बजट के अंदर विचार किया उन्होंने। उसके लिए जो फंड एलोकेट किए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए उन्होंने जो बजट एलोकेट किया, उससे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बढ़ेगा, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे। बैंकिंग विशेषज्ञ महेंद्र कुमार चौहान ने विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण और बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने की घोषणा का स्वागत किया। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा बजट है। पिछले कई सालों में हम अगर देखें तो ये सबसे सिंपल बजट है और इसमें बैंकिंग के लिए खास बात तो ये है कि
20,000 करोड़ का रीफाइनेंसिंग जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए हुआ है, उससे बैंक्स को काफी राहत मिलेगी और उनका प्रोग्रेस भी होगा। कुछ 5-6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनका नाम उन्होंने अभी नहीं दिया है, बाद में पता चलेगा। उनको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो उसके डिसइन्वेस्टमेंट के बाद जो प्राइवेट सेक्टर उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, उससे वो बैंक्स भी बहुत अच्छे चलेंगे। बजट घोषणाओं के बाद शेयर बाजार में तेजी को देखते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने बजट को दूरदर्शी बताया। शेयर बाजार ने इस साल के बजट पर बहुत अनुकूल प्रतिक्रिया दी है। आज सुबह के कारोबार में बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 50,000 के आंकड़े को पार कर गया। उधर ढांचागत और बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों में तेजी के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 14,600 के आंकड़े को एक बार फिर पार कर गया। मजबूत वैश्विक संकेतों के साथ बजट पर अनुकूल प्रतिक्रिया देते हुए निवेशकों द्वारा की गई खरीदारी के कारण आज सूचकांक में करीब 3% की बढ़ोतरी देखी गई। निफ्टी में लगभग सभी क्षेत्रों में सूचकांकों में भी तेजी देखी गई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। विपक्षी दलों की कृषि कानूनों पर तत्काल बहस कराने की मांग को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। निवेशकों में केंद्रीय बजट को लेकर उत्साह। सेंसेक्स आज 50,000 के आंकड़े को पार कर गया। उद्योगपति, अर्थशास्त्री, बैंकिंग और कर विशेषज्ञों ने बजट 2021 को दूरदर्शी तथा सुधारवादी बताया। कोविड प्रबंधन में सहयोग देने के लिए केंद्र की 2 उच्च स्तरीय टीमें केरल और महाराष्ट्र जाएंगी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.05% हुई। अब तक 39,50,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। म्यांमार में सेना के सत्ता हथियाने जाने पर अमेरिका ने म्यांमार के खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की चेतावनी दी। महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने आम बजट का स्वागत किया है। सांगली के उद्योगपति अजय शाह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बजट में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। अच्छा बजट एलोकेट किया गया है, सामान्य लोगों तक पहुंचेगा ये अपेक्षा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, रेलवेज में सुधार होने के लिए जो आज के टाइम की जरूरत है, उसमें अच्छे नियोजन दिखाई पड़ रहे हैं। कोविड में चेंज्ड सिचुएशंस में जो फिनांस मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर हेल्थ अभियान शुरुआत की है, वो इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र में शुरुआत होने की एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। सामान्य व्यापारियों के हिसाब से इनकम टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की गई है, जो सामान्य व्यापारियों को अच्छा फायदा होगा। नासिक, नागपुर मेट्रो जो महाराष्ट्र के लिए है, तो महाराष्ट्र के लिए इन्होंने जो फिनांस मिनिस्टर ने बजट एलोकेट किया है, उससे पायाभूत सुविधा और मेट्रो सर्विसेज में सुधार होने की गुंजाइश। वैभव पटवर्धन ने कहा कि बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है और ये देश के प्रत्येक नागरिक के हित में है। अनेक घोषणाएं उन्होंने की और अनेक विषयों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए आज योजना बनाई है और प्रस्तुत की है। उसमें आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत है, मिशन पोषण 2.0 है, जल जीवन भारत योजना है। जो ज्येष्ठ व्यक्ति है उनको टैक्स रिटर्न भरने की जो नियम है उसमें कुछ बदल उन्होंने सूचित किए हैं और पावर सेक्टर में जो विशेष उन्होंने तरतूद की है वो भी स्वागतार्ह है। पूरी ओर से अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपनी मूलभूत गरजाएं हैं उसके ऊपर ध्यान देने वाला और एक अच्छा अर्थ संकल्प आज प्रस्तुत हुआ है। पुणे के प्रोफेसर गजानन नेरकर ने बजट का स्वागत करते हुए इसे मध्य वर्ग के अनुकूल बताया है। बहुत सारी चीजें मध्यम वर्ग के लिए अच्छे स्वरूप में दिख रही है, जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब जो है उसमें कोई भी परिवर्तन किया नहीं गया है। कोविड पैंडेमिक के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए भी सरकार बहुत सारा निधि देने वाला है और कुल मिलाकर हम ये ऐसा कह सकते हैं ये बजट जो है वो सभी लोगों के लिए फायदेमंद होगा। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज JCCI ने केंद्रीय बजट 2021 का स्वागत किया है। दूरदर्शन जम्मू से बातचीत में JCCI के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने मोदी सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाने की घोषणा को सराहनीय बताया। बजट बहुत अच्छा है। इसमें हेल्थ सेक्टर को बड़ी तवज्जो दी गई है। जिस तरह से 137% हेल्थ सेक्टर का बढ़ना, वो मैं समझता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रत्येक व्यक्ति को सोच करके बनाया है इस बजट को।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोविड टीका कोरोना संक्रमण के नए स्वरूप से भी निपटने में सक्षम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल को आपातकालीन स्थितियों में उपयोग के लिए देश में कोविड टीकों के उत्पादन की अनुमति दी है। उन्होंने सदन को ये जानकारी भी दी कि कोविड टीके की 1 करोड़ 65 लाख खुराक खरीदी गई हैं, जिनमें से 1 करोड़ 10 लाख सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से और 55 लाख भारत बायोटेक से खरीदी गई हैं। उन्होंने बताया कि इन टीकों की खरीद पर 3 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। श्री चौबे ने यह भी बताया कि कोविड टीकों के सामान्य दुष्प्रभावों में सिरदर्द, दाने, ठंड लगना, थकान, बुखार, चक्कर आना और सूजन शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 39,50,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 1,91,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 4,63,000 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इसके बाद राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर आता है। गुजरात में कल 34,440 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया। हमारे संवाददाता ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के हवाले से बताया है कि राज्य में अब तक कुल 3,51,904 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। गुजरात में टीकाकरण के दूसरे चरण के पहले दिन कल राज्य के अधिकतर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षकों ने कोविड-19 के टीके लगवाए। इन अधिकारियों ने आम लोगों में वैक्सीन के बारे में गलत धारणाएं दूर करने के लिए मीडिया के सामने टीके लगवाए। इस बीच गुजरात में कल कोविड-19 से एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। राज्य में पिछले 9 महीने के अंतराल के बाद यह पहली बार हुआ है कि कोविड महामारी से एक भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है। इस बीच पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 316 नए मामले सामने आए, जबकि 335 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 97% हो चुकी है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,450 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में कल 37,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक 1,83,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कहीं से भी टीके के दुष्प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.05% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 13,423 लोग स्वस्थ हुए। इसी दौरान 8,655 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही इस महामारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,07,66,245 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1,04,48,406 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। केंद्र ने कोविड प्रबंधन में सहयोग देने के लिए 2 उच्च स्तरीय टीमें केरल और महाराष्ट्र भेजने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के लगभग 70% कोविड संक्रमण के मामले इन दोनों राज्यों से हैं। महाराष्ट्र जाने वाली केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञ शामिल हैं। केरल की टीम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, तिरुवनंतपुरम स्थित मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के विशेषज्ञ शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कल कोविड के और 260 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही प्रदेश में अब तक इस संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,48,000 से ज्यादा हो गई है। झारखंड में अब तक 55% लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। मिजोरम में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 99.10% हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 31 रह गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत रक्षा उपकरणों के उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि भारत अपनी रक्षा के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है।
आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के हल्के युद्धक विमान तैयार करने वाले दूसरे संयंत्र का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि 73 तेजस Mk1A और 10 तेजस प्रशिक्षण विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को बहुत मदद मिलेगी। जल्दी से जल्दी और भी नए ऑर्डर्स HAL को मिलें, ये हम लोगों की कोशिश होगी। कोविड की इतनी महामारी के बावजूद 48,000 करोड़ का ऑर्डर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से आपको ये मिल गया है और मैं कह सकता हूं कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है जो इंडियन एरो स्पेस सेक्टर को एक नई हाइट देगी, यह भी हमारा विश्वास है। तेजस के नए संयंत्र में प्रतिवर्ष 16 तेजस विमानों का उत्पादन किया जा सकेगा। रक्षा मंत्री कल से बेंगलुरु में शुरू होने वाले 3 दिनों के एरो इंडिया शो में भी भाग लेंगे। स्वदेशीकरण को जितना भी हम बल दे सकते हैं वो बल देना चाहिए और उस पर हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए और हम सभी का यह संकल्प है जो भी बनाना होगा डिफेंस इक्विपमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बताया है कि देश में करीब 137 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जो देश में कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 36.48% है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सिंह ने बताया कि सरकार ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को गोरखपुर के चौरी चौरा में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर राज्य सरकार ने 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। भारतीय मूल की भव्या लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। नासा ने कल एक बयान में कहा है कि सुश्री लाल के पास इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है। अंतरिक्ष क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी अकादमी का सदस्य भी चुना गया है। सरकार ने प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार 2020 के लिए नाम दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी तक बढ़ा दी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण में विशिष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अमेरिका ने म्यांमार में सेना के सत्ता पर कब्जा करने और आंग सान सू की समेत कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद म्यांमार के खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार के घटनाक्रम को लोकतंत्र और कानून के शासन पर सीधा हमला बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया है कि वे म्यांमार में सेना के सत्ता छोड़ने और राजनीतिक नेताओं की रिहाई के लिए दबाव बनाएं। म्यांमार में सैन्य कार्रवाई पर विश्व की तीव्र प्रतिक्रिया को देखते हुए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही है। आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। ये दिन लोगों को पृथ्वी पर आर्द्र भूमि की जीवंत भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह कोहरा छाया रहा। चेन्नई और मुंबई तथा कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्षी दलों की कृषि कानूनों पर तत्काल बहस कराने की मांग को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। निवेशकों में केंद्रीय बजट को लेकर उत्साह। सेंसेक्स आज 50,000 के आंकड़े को पार कर गया। उद्योगपति, अर्थशास्त्री, बैंकिंग और कर विशेषज्ञों ने बजट 2021 को दूरदर्शी तथा सुधारवादी बताया। कोविड प्रबंधन में सहयोग देने के लिए केंद्र की 2 उच्च स्तरीय टीम केरल और महाराष्ट्र जाएंगी।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.05% हुई। अब तक 39,50,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। म्यांमार में सेना के सत्ता हथियाने पर अमेरिका ने म्यांमार के खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।